Hello friends, welcome to our channel. Today we will be discussing in our last episode of the second chapter of class 11th of economics, collection of data, and today we will discuss about the types of sampling. On a broad basis there are two types of sampling. दो तरह की सैम्पलिंग होती है, एक होती है रैंडम सैम्पलिंग, एक होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग. व्हाट डज रैंडम सैम्पलिंग मीन्स? रैंडम मतलब आप एट रैंडम जैसे किसी चीज़ को, जैसे 10 चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपको कह दिया जाए एक चीज़ उठाने को किसी भी चीज़ में से, तो ये हो गया रैंडम थिंग. आपने रैंडमली कोई भी चीज़ उठा ली, जैसे कि लॉटरी है, 10 उसमें लेकर ना है, आपने एक टिकट उठा दिया. अब ये सही है कि गलत है ये आपके ऊपर है, लेकिन अपने 10 आपको ऑप्शन दिए गया, एक आपने उठा लिया. दिस इज अ टाइप ऑफ रैंडम थिंग विच यू हैव टू pick. In random sampling, units are selected at random. Suppose if one wants to know the impact of price hike in a particular area, suppose the incumbent government rises the petrol price by 5 rupees per liter, and you want to know the impact of that price hike. जानना चाहते हैं कि 5 रुपये प्रति लीटर जो है, अगर दाम बढ़ गया पेट्रोल का, तो आपके जो लोकेलिटी में है वो किस तरीके से उसका प्रभाव है या किस तरीके का रिएक्शन है लोगों. लेट अस टेक अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ 30 हाउस होल्ड्स ऑफ दैट एरिया. सपोज देर आर 300 हाउस होल्ड इन दैट एरिया. अब जैसे मान लीजिए कि किसी एरिया में अगर आपको लेना है और उस एरिया में 300 घर हैं, तो आपको किसी 30 घर का लेना है, तो आप क्या करिए कि टेक अ चेक, make 300 checks and mark 1 to 300. Suppose 1 2 3 and up to 300 this will go. So there will be checks in which 1 2 3 4 will be written in, and that will be disguised, and one will be given 30 chances and to handpick 30 names of the houses. और सबको 30 चांसेस दिए जाएंगे एक आदमी को कि वो 30 जो है कोई भी 30 ले लें. द बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग दैट every individual has an equal chance of being selected, and the individuals who are selected are just like the ones who are not. मतलब जो भी इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रहा है, एक तो नंबर एक उसके पास इक्वल चांस, बिकॉज it may be just a thing that he may not be selected because of his bad luck, but no one can say that biasing has been, because बिना biasing के ये काम हुआ है, रैंडम हुआ है, so there is no biasing. इसीलिए this system is also called lottery system. How to collect houses? Suppose the 300 house, I told you 300 households are 001, we write, and then we select 330 households name from this. अब हम लोग ने 30 हाउस होल्ड जो हैं, ये एक से लेकर के 300 जो टोटल लोकेलिटी में 300 हाउस होल्ड है, उनमें से हम लोगों ने 30 हाउस होल्ड ले लिए. When we come to non-random sampling, the point is here the interviewer has to decide which household to select and which household to reject. Convenience or judgment of investigator plays an important role in selection of the people. Non-random sampling में क्या है कि जो इंटरव्यू करने जाता है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, क्योंकि उसे डिसाइड करना है कि किसको इंटरव्यू किया जाए, कौन से लोग होंगे जिनका इंटरव्यू किया जाए और किनका नहीं किया जाए. अब जब ऐसा होगा तो बायसिंग की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी, जो कि रैंडम सैम्पलिंग में नहीं होती है. बायसिंग की जब संभावना बढ़ जाएगी तो फेयर मेथड जो है इट विल नॉट बी यूज्ड, बिकॉज कोई भी आदमी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करता है. ही डज इट विद हिज कन्वीनियंस. सो जैसे कि पहले था कि पहले 300 जो आपने हाउस सेलेक्ट किए थे उसमें 30 जो हाउस थे सबके सब हारे सारे हाउस के सेलेक्ट होने की इक्वल संभावना थी. वो एक कहिए कि
कुछ हाउस का दुर्भाग्य था कि नहीं उन्हें सेलेक्ट किया, लेकिन चांसेस उनके भी थे। यहाँ पे चांसेस वाली बात ही नहीं आती। नाउ वी कम टू सैम्पलिंग एरर्स. सैम्पलिंग एरर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट because it refers to the difference between sample estimate and the actual value of a characteristic of population. मतलब सैंपल से आपने जो वैल्यू निकाली उसका क्या वैल्यू है और जो एक्चुअल है उसकी क्या वैल्यू है, दोनों के बीच में जो अंतर होता है दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर. वी कैन टेक मोर बिगर सैंपल so that the possibility of the magnitude or sample error may be reduced. तो जितना बड़ा से बड़ा सैंपल हम लोग लेंगे उतना जो है सैम्पलिंग एरर की जो संभावना है वो घट जाएगी. जैसे मान लीजिए एक गांव में हम लोग 10 लोगों की इनकम की बात करते हैं, तो एक की इनकम 500 है और दूसरे की इनकम 600. अब दोनों की हो गई 1100 और इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 550 हो गई. मान लीजिए 4 की लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 500, 550, 600 और किसी की मान लीजिए 700 हो गई. तो यहाँ 7, 6, 1300, 1300 और 1800 एंड और 50 2350. तो 2350 इसको डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए तो ये कितना आ गया, 4 5 20, 587.5. अब जो एरर है वो कितनी है, यहाँ पे 550 आ रही थी, यहाँ 587.5. तो जो एरर होगी वो है 37.5. तो जब आपने देखा कि जब हम लोगों ने सैंपल ज़्यादा लिया तो एरर आई. तो इस प्रकार जितना बड़ा सैंपल होगा द एरर कैन बी minimized. So now we come to the other type of error that is known as non-sampling error. Now this type of error is a very serious error because it can't be minimized even by taking a larger sample. Even census also has serious non-sampling errors. सेंसस से बड़ा डाटा कुछ नहीं होता है, इसमें हर एक पहलुओं को लिया जाता है, बट इवन दैट हैज सम एरर्स. सो नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर very difficult to minimize. Now which are the type of non sampling error? First of all is error in data acquisition. Now this type of error arises from recording of incorrect responses. Suppose a tailor asks his assistant to measure the clothes. अब उसने कपड़ों का मेजरमेंट लिया, बट द थिंग इज कि उसने कायदे से मेजरमेंट नहीं लिया. तो गलती जो है असिस्टेंट की गलती की वजह से किसे सफ़र करना पड़ा, जो मेन दर्जी उसे सफ़र करना पड़ा. सो दिस इज अ वेरी सीरियस एरर एंड इट कांट बी rectified. Recording mistakes also can take place as the enumerator or the respondents may commit error in recording or transcribing the data. जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि जल्दी में 13 को 31 लिख दिया गया. अब 13 को 31 लिख देने से वैल्यू कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती है, 18 की वैल्यू चेंज हो जाती है. तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ error in data acquisition. Now the second type of non-sampling error is no response error. इसमें क्या होता है कि some people are just simply refuse to respond and some of them can't be contacted by the interviewer or the interviewer is unable to contact with that person. मतलब जो इंटरव्यूअर है वो ना
पर्सन से कांटेक्ट कर पाता है और न वो पर्सन उससे कांटेक्ट कर पाते हैं। दूसरा, या तो जो रिस्पोंडेंट है वो ही सिंपली रिफ्यूजेस, वो नहीं रिस्पॉन्ड करता है, कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड करता है। सो इन दिस केस द सैंपल रिप्रेजेंट ऑब्जर्वेशन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, तो फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। ऑल्सो सैम्पलिंग बायस इज very prevalent. Sampling bias occurs when the sampling plan is such that some members of the target population could not possibly be included in the sample. तो जब सभी लोगों को बराबर का मौका नहीं मिलेगा तो सैम्पलिंग बायस की संभावना बढ़ जाती है। Now we come to the last thing, that is Census of India and NSSO. Now there are some agencies which operate at both the national level and state level to collect, process and tabulate the statistical data. Some of them are NSNSO, CSO, RGI, DGCIS and LB. NSSO stands for National Sample Survey Organization. CSO stands for Central Statistical Organization. Registrar General of India stands for is RGI. Directorate General of Commercial Intelligence is DGCIS. Labor Bureau for LV. Now the first census test was conducted at 1881, and since then, after a time gap of 10 years, census is conducted and its data are being published. First independent Indian census after India gained independence was conducted at 1951. In this, various aspects of population such as size, density, literacy, migration from rural urban, sex ratio, etc. are published. This data is interpreted and analyzed to understand many social and economic issues in India. The NSSO was established to conduct national-wide surveys in social economic issues. The NSSO conducts various surveys. Its responses are released on the basis magazine सर्वेक्षण। तो जो इस NSSO है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और ये कई सामाजिक मुद्दों को कवर करता है। नाउ इट प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स ऑफ लिटरेसी, स्कूल एनरोलमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी, मैटरनिटी, पीडीएस यूटिलाइजेशन एट्सेट्रा। जैसे जो गवर्नमेंट जो है लिटरेसी के डेटा प्रोवाइड करती है, स्कूल एनरोलमेंट के डेटा प्रोवाइड करती है, यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सर्विस की कैसे जो सर्विस प्रोवाइड है उनका यूटिलाइजेशन कैसा हुआ, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस, मॉर्बिडिटी, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो चीज़ें हैं इनका कैसे हो रहा है यूटिलाइजेशन, इन चीज़ को ये बताता है। इसी चीज़ों के साथ वी विल एंड आवर चैप्टर। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल स्टार्ट विद अ फ्रेश चैप्टर। टिल देन, थैंक यू फ्रेंड्स।